हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चन को तैयार नहीं करा तो आपके नंबर कटने के पूरे चांस है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे हर साल पूछे जाते हैं। ये हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पूछा गया इसमें सांता, सेकंड है ताप और थर्ड है उत्प्रेरक। तो हमें इसमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना होगा कि निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अभिकारक की सांता का प्रभाव। इसमें हम लिखते हैं निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्या होता है? निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टकरों की कुल संख्या बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके हो जाएगा? अभिकारकों की सांता के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखकर आ रहा होगा कि निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्या होगा? यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर अभिकारकों की सांता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टकरों की कुल संख्या बढ़ जाती है। इसलिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके होगा? अभिकारकों की सांता के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में हमसे सेकंड पॉइंट पूछा गया था, ताप का प्रभाव। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ताप का प्रभाव। इसमें हम लिखते हैं अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। यानी कि अगर हम अभिक्रिया का क्या कराएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टकरों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके हो जाएगा? ताप के। और अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके हो जाएगा? टकरों की संख्या के। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टकरों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके हो जाएगा? ताप के। और अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाएगा टकरों की कुल संख्या के। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमसे थर्ड पॉइंट पूछा गया था उत्प्रेरक। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखिए हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। इसमें हम लिखते हैं उत्प्रेरक यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या? EA का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो उत्प्रेरक का प्रभाव में हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा यानी कि EA का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म का उपयोग लिखिए। तो हम यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का उपयोग लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ब्लैक में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। तो इसका उपयोग लिखते हैं। इसका फर्स्ट उपयोग है प्रशीतकों के निर्माण में। किसके निर्माण में? प्रशीतकों के निर्माण में। सेकंड उपयोग है इसका संश्लेषण की क्रिया में। थर्ड उपयोग है विलायक के रूप में और फोर्थ उपयोग है इसमें सफाई अभिकर्मक के रूप में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग क्या है? प्रशीतकों के निर्माण में, संश्लेषण की क्रिया में, विलायक के रूप में और सफाई अभिकर्मक के रूप में। अब बात आती है क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म के उपयोग हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है? निश्चेतक के रूप में, बीमारियों के उपचार में और शल्य चिकित्सा, विभिन्न औषधि के निर्माण में। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये वो अभिक्रिया है जो कि हर साल पूछी जाती है। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर ट्रेंडिंग अभिक्रियाओं पर मैं वीडियो लेकर के आऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जो हमारी अभिक्रिया है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब अभिक्रिया फिक्स है तो हमारे क्या है, ये बार बार यही रिपीट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखनी है। कौन कौन सी अभिक्रिया? राइमर टीमन अभिक्रिया। तो देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया हो गया, रीमर टीमन अभिक्रिया, ये दोनों एक ही होती है। दूसरी है इसमें विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। इसमें हम लिखते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होगा?
कि जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रिमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी अभिक्रिया रिमर-टीमन या राइमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या होती है? जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिमर-टीमन अभिक्रिया में हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम रिमर-टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए फिनॉल क्या होता है? बेंजीन पर OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल की क्रिया किसके साथ होगी? क्लोरोफॉर्म के साथ होगी। और किसके साथ होगी? हमारी होगी क्षार के साथ। ठीक है, यानी कि NaOH के साथ। हमने यहाँ पर NaOH के लिए 3 अणु। 3 अणु क्यों लिए हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का हम सूत्र जानते हैं CaCl3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के 3 अणु है। तो हमने यहाँ पर इसलिए क्या करा, इस क्षार के हमने 3 अणु ले लिए जिससे 3NaCl बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बनकर तैयार हुआ? अब ये देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन पर OH। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा? CHO, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? 2H2O। और ये जो हमारा बेंजीन पर OH और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CHO बनकर तैयार हुआ है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें हम लिखते हैं सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराने पर डाइएथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? इसमें सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराने पर डाइएथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड क्या है? यह है C2H5ONa, इसको बोलते हैं हम सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इस सोडियम एथॉक्साइड की हम यहाँ पर क्या करेंगे? एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करा देंगे। एथिल आयोडाइड क्या है? C2H5I है। ठीक है, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो देखिए C2H5O C2H5, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया डाइएथिल ईथर। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और हमारे यहाँ पर NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, और ये हमारी डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में भी यही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया प्रयुक्त होती है, यानी कि यही हमारे उपयोग में लाई जाती है। तो इसमें क्या है? इसमें सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराने पर डाइएथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराई तो हमारा बनकर तैयार हो गया डाइएथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं। क्या करेंगे? जो संक्रमण तत्व। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, देखिए संक्रमण तत्व आपको पता होना चाहिए। संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्योंकि कई बार डी ब्लॉक के तत्व लिखकर आ जाता है और संक्रमण तत्व भी। तो आपको पता होना चाहिए संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्व ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो देखिए संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा ही जाता है। तो देखिए संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि N-1 × D उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उस दशा में इनके आयन प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि N-1 × D उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उस दशा में इनके आयन प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर है Ni2+, यानी कि निकल पर के 2+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3D8। अब हम क्या करेंगे? हम इसे 3D कक्षक में भर देंगे। तो यहाँ पर 3D8 है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको इसमें भरेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं? 2 क्या है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अनुचुंबकीय आयन है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसी प्रकार देखिए Zn2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3D10। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3D कक्षक क्या हुआ? पूरा भरा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पर 3D कक्षक में भरेंगे तो ये हमारे पूरे भरे जाएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई सा भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या है? ये प्रतिचुंबकीय आयन है। तो फ्रेंड्स यही आपको पता होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन पूछा गया था संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमने यही यहाँ पर स्पष्ट किया है कि संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि N-1 D उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उस दशा में इनके आयन प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो देखिए
यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं तो इसलिए अनुचुंबकीय है, और इस यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए गए तो इसलिए प्रतिचुंबकीय। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो हमें बताना है न्यूक्लिक अम्ल क्या है और हमें इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखने होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं। ये भी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं। ये भी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए, एक होते हैं आरएनए। और कार्य क्या है इसका, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य है, पहला है प्रतिकृति और दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रण में। अब देखिए फ्रेंड्स अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये न्यूमेरिकल, जो कि हमसे कभी कभी 3 मार्क्स और कभी कभी 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो देखिए एक प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। इसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो इसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की हमें गणना करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जहां पर a क्या है, a प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस एक्स क्या है, ये t समय बाद सांद्रता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, एक प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, यानी कि टाइम कितना, टाइम यहाँ पर है 10 मिनट। ठीक है, तो यह है 10 मिनट और इसमें प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं 100। ठीक है, और टी समय बाद सांद्रता यानी कि a माइनस एक्स ये हो जाएगी 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 80। अब हम क्या करेंगे, a और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, इस सूत्र में हम पुट कर देंगे। तो जब हम इस सूत्र में पुट करेंगे तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log बेस 10 100 अपॉन 80। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या, ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है log m अपॉन n का। ये होता है log m माइनस log n के बराबर। तो हम चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log बेस 10 10 अपॉन 8। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, तो ये जाएगा log 10 माइनस log 8। और हम सभी जानते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और बात करें log 8 की वैल्यू, तो log 8 की वैल्यू होती है 0.9030। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, अब 1 में से इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.097 अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सेकंड केस। यहाँ पर देखिए सेकंड केस में हमने क्या बोला गया, इसमें बोला गया उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, उसके 75% पूर्ण होने समय की गणना करनी है हमें। तो हमें क्या बताना है, इसमें टी हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सेकंड केस। तो ए क्या है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता हमने 100 मान ली और टी समय बाद सांद्रता कितनी हो जाएगी, हो जाएगी ए माइनस एक्स, यानी कि 100 में से हम 75 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जहां पर t हमें ज्ञात करना है, a हमने 100 मान लिया था जो प्रारंभिक सांद्रता, और t समय बाद सांद्रता कितनी, 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को क्या कर देंगे अपने सूत्र में, इस सूत्र में हम पुट कर देंगे। तो जब इस सूत्र में पुट करेंगे तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 100 अपॉन 25। तो जब इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, और हम जानते हैं log बेस 10 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6020 होती है। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.6020। ठीक है, अब हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 0.097 अपॉन 10 इज इक्वल टू में ये जो सेकंड समीकरण हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 2.303 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा है, यहाँ पर हमारा बचा है 0.097 अपॉन 10 इज इक्वल टू में 0.6020 अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 0.6020 इंटू 10 अपॉन 0.097। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे कर देंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.020 अपॉन 0.097।
तो जब ये इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 602/97। तो जब ये हम इससे इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 62.06 मिनट। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को आप कैसे बनाएंगे। तो हमें इसमें हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, और दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन से हम निम्न यौगिक को कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हम यही बात यहाँ पर लिखते हैं कि सैंडमेयर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग पर N2Cl, इसको बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी हम क्रिया कराएंगे CuCl और HCl के साथ। ये क्रिया होगी 60 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग पर Cl, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। और क्या हो जाएगा, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे और क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट करते हुए हमें बताइए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिक को आप कैसे बनाएंगे, फिनॉल को, टालोइन को और डाइफेनिल को। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोरोबेंजीन के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च ताप पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च ताप पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। इसके आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, फिनॉल। और ये Na चला जाएगा Cl के साथ, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सेकंड पॉइंट में हमसे इसमें पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन से टालोइन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सेकंड पॉइंट क्लोरोबेंजीन से टालोइन। इसमें हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन के सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टालोइन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे क्लोरोबेंजीन के हम सोडियम धातु के साथ, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम यहाँ पर क्रिया करा देंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा टालोइन, यानी कि बेंजीन पर CH3, इसको बोलेंगे हम टालोइन। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl। और ये जो हमारी अभिक्रिया है, ये हमारी पूरी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से टालोइन, ये है वुटेज-फिटिक अभिक्रिया। यानी कि इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो आपकी वुटेज-फिटिक अभिक्रिया बनकर तैयार हो रही है, और एक आपकी क्लोरोबेंजीन से टालोइन कैसे बनाते हैं ये आपको पता चल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी में हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख करते हैं एरिल हैलाइड के 2 अणु के सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर डाइफेनिल बनता है। तो क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनेगा, एरिल हैलाइड के 2 अणु के सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर डाइफेनिल बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड क्या होता है, देखिए एल्किल हैलाइड क्या होता है, जैसे CH3 C2H5 वो होता है एल्किल हैलाइड। और बात करें एरिल हैलाइड, एरिल क्या होगा, एरिल होगा हमारा बेंजीन, ठीक है। या तो आप इसको बेंजीन भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं C6H5। और बात करें हैलाइड की, तो हैलाइड हमारे कुछ हो सकता है FCl-Bri, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे होते हैं हैलाइड। तो हमने यहाँ पर एरिल हैलाइड के लिए दोनों, इसकी हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई है, और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, डाइफेनिल। ये देखिए डाइफेनिल बनकर आ गया, और ये क्लोरीन क्या चले जाएंगे 2NaCl के, 2NaCl हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये हमारे वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से तैयार नहीं किया ना, तो आपके नंबर 100% कटने वाले हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा फिनॉल बनाने की विधि लिखिए। इसके निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए।
फर्स्ट है इसमें सांद्र HNO3, सेकंड है ब्रोमीन जल और थर्ड है जिंक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनोल। तो इसमें हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, बेंजीन रिंग पर Cl, और हम क्या करेंगे, इसके NaOH के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा फिनोल बनकर तैयार हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, अब इसमें हमसे पूछा गया था कि इसके निम्न से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि सांद्र HNO3 से और ब्रोमीन जल से और जिंक से। तो हम यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 से क्रिया। हम यहाँ पर लिखते हैं फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर फिनॉल लेंगे, फिनॉल की हम सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करा देंगे और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा पिक्रिक अम्ल और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। देखिए पहले क्या, हमारी बेंजीन रिंग पर OH, इसको फिनोल और दोनों ऑर्थो पोजीशन पर NO2 और पैरा पोजीशन पर NO2, तो इसको हम ये बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली कई बार ऐसे पूछा गया है कि पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल बनकर तैयार हो जाता है। और कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल कैसे प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिक्रिक अम्ल और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का जो नाम है वो बिल्कुल सेम है। ये हमारे दोनों कंपाउंड एक ही है, बस नाम में ही अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हमसे अगला पॉइंट पूछा गया था फिनॉल को ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर। तो हम यहाँ पर फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो हम यहाँ पर फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराएंगे और हम यहाँ पर ब्रोमीन के ले लेंगे 3 अणु, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, यहाँ पर BBr, यहाँ पर BBr, यहाँ पर BBr, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा 3HBr। अब देखिए अगला पॉइंट हमसे इसमें पूछा गया था कि फिनॉल की जिंक धातु के साथ क्रिया। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे फिनॉल की जिंक धातु से क्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिखते हैं फिनॉल की जिंक धातु से क्रिया। तो फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिनॉल की हम जिंक चूर्ण के साथ इसको गर्म करेंगे तो हमारी बेंजीन प्राप्त हो जाएगी और हमारी जिंक ऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।